एजुकेशन। लास्ट लेक्चर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हुआ था, जिसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है वो बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस मैंने उसके अंदर आपको बताया था, साथ साथ में बूटिंग और उसके टाइप्स, ठीक है, वार्म बूट एंड कोल्ड बूट, ये दोनों भी चीजें हमने देखा था। अभी आज हम उसी को कंटिन्यू करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है उसको आज मैं कवर करने वाला हूं। तो देखिए, आज जो हम देखेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। तो कैटेगरीज की बात करेंगे, सबसे पहला कैटेगरी जो आपको दिख रहा है उसका नाम है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर अगर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके अंदर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या तो उसको मैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकता हूं। तो इसी को याद रखना, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाएगा, ठीक है। देन एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो विंडोज एक्सपी होता है। विंडोज एक्सपी सुना होगा, विंडोज एक्सपी मतलब एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म, याद रखना, विंडोज एक्सपी मतलब एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म, एक्सपी होता है। देन विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज की जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिंटोश की बात करेंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा अपने एप्पल के लिए जो इस्तेमाल होता है, वो भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसका नाम है एसओएस, सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सर्वर के अंदर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाएगा उसको कहा जाता है सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो शॉर्ट में आप उसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस, या तो एसओएस, सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल तौर पर जो भी सर्वर्स होते हैं उनके अंदर डाला जाता है। सर्वर का काम है सर्व करना, ठीक है। तो एक पावरफुल कंप्यूटर होगा नेटवर्क में, वो जनरली सर्वर होता है, और उसी के अंदर इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 2000 सर्वर। देन लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, सन सोलारिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट वन बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, जो रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होगा उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो सारे ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल कामों के लिए रियल वर्ल्ड में ही उनका इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी इमेजिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मार्केट में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो नेटवर्क के ऊपर काम करता हो या तो सिंगल कंप्यूटर के ऊपर काम करता हो, वो सारी ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर दो टाइप्स हमको मिलते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें डेडलाइन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। याद रखना, यहाँ पर जो डेडलाइन होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, डेडलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम जितने समय में होना है उतने ही समय में होगा। तो यहाँ पर जो भी डेडलाइन होने वाली है किसी भी काम की वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो खास करके अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, मिसाइल लॉन्चिंग हो गया, या तो फिर नासा इसरो के जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेस मिशंस होते हैं, उनमें इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर समय का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर समय को दिया जाता है। समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। इसी के कारण ये जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, ऐसे कामों के लिए किया जाएगा जहां पर टाइम का डेडलाइन स्ट्रिक्ट रहेगा। देन बात करते हैं सॉफ्ट रियल टाइम की। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डेडलाइन वगैरह नहीं होता है, बस काम होना चाहिए। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, हमारे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और उस डेस्कटॉप के अंदर मान लो विंडोज 10 रखा हुआ है। तो विंडोज 10 जब मैं चलाऊंगा तब शायद बैकग्राउंड में 3-4 एप्लीकेशन चल रहे होंगे। उस समय
अगर मैंने कोई फाइल कॉपी कर लिया और वो दिखा रहा है कि 7 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, कॉपी होते होते समय भी दिखाता है, लेकिन बैकग्राउंड में अगर मैंने कुछ एप्लीकेशंस बंद कर दिए, हैवी वाले एप्लीकेशंस बंद कर दिए, तो शायद वो 7 मिनट से 5 मिनट 4 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है, वेरी होते रहता है, बस काम होना चाहिए, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में काम होना चाहिए, इसी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर टाइम का डेडलाइन स्ट्रिक्ट नहीं होता है, डेडलाइन होता है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, दैट्स वाई इसको कहा जाता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम दोनों आपको समझ में आ गया होगा, समय के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे में हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा काम आप एक समय पर कर सकते हो, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम। नियर अबाउट सारी ही ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होगा तो एंड्रॉयड भी मल्टीटास्किंग ही है ना। एक से ज्यादा काम, एक से ज्यादा एप्लीकेशन आप एक समय पर चला सकते हो। बट पहले ऐसा नहीं था, विंडोज 95 आने के पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का इस्तेमाल होता था। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो डॉस का इस्तेमाल करता था, वो एक समय पर एक ही काम कर सकता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में जब विंडोज 95 आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, उसके बाद में और भी डेवलपमेंट होने लगा, धीरे धीरे विंडोज के नए नए वर्जन आने लगे। सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग होता है। इवन बाकी कंप्यूटर्स, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं स्टैंड अलोन, उनमें भी मल्टीटास्किंग होता है। देन बात करते हैं हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो जनरल तौर पर एक चिप के अंदर रखा जाता है, खास करके रोम जो चिप होता है, रीड ओनली मेमोरी, उसके टाइप हमने देखा था मेमोरी चैप्टर में। अगर आपको याद होगा मेमोरी चैप्टर, अगर आपने देखा होगा, मेमोरी का पूरा वीडियो देखा होगा, तो पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है, उसमें रैम, रोम के टाइप सारे कवर किए हैं। तो यहाँ पर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो छोटे से चिप के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। जब बहुत हेवी काम नहीं करने, बहुत सारे मल्टीटास्किंग वगैरह नहीं करनी, बहुत सारे काम नहीं करने, तो उस समय एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस छोटे से रोम चिप के अंदर रख दिया जाता है और उसके थ्रू काम कराया जाता है। जैसे खास करके जो कंज्यूमर अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, इन सब में, ये सब जो कंज्यूमर अप्लायंसेस होते हैं, इन सभी के अंदर एक कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की जाती है। एसी वगैरह होता है, उसको हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी है हमको स्विंग करना है, नहीं करना है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेस के अंदर होता है, जो कि एक छोटे से चिप के अंदर रखा जाता है। जनरल तौर पर रोम के तरह की वो चिप होती है, रीड ओनली मेमोरी किस्म की वो चिप होती है। अगर आप एटीएम में गए होंगे तो एटीएम में, अगर थोड़ा पुराना एटीएम कोई होगा जो अपडेट नहीं हुआ है, वहां पर आज भी आपको विंडो एक्सपी का जो पहाड़ और वो सब ग्रीनरी वाला वॉलपेपर है वो दिखाई देगा। तो वहां पर हार्ड डिस्क में उस ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं रखा जाता है, वहां पर एम्बेडेड विंडोज एक्सपी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, जो एक छोटे से चिप के अंदर रखा जाता है, ठीक है। एम्बेडेड विंडोज एक्सपी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम एटीएम मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एटीएम मशीन में सिर्फ ट्रांजैक्शन ही तो करना है, दूसरा कोई काम थोड़ी ना करना है। वहां पर थोड़ी ना बड़े बड़े ग्राफिक्स आ रहे हैं, वहां पर थोड़ी ना एडिटिंग हो रहा है, वीडियो एडिटिंग हो रहा है, बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो दिख रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, वहां पर सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए बहुत हेवी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। 5-6 GB 8 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम वहां इस्तेमाल नहीं होगा, छोटा सा चिप रहेगा, उसके अंदर छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरे एटीएम मशीन को संभाल लेगा। या तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी छोटा सा रोम चिप होता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाली जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो विंडोज CE, विंडोज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिक्स 3, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। साथ साथ में जो सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, उनको कंट्रोल करने के लिए भी छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर्स और कैमरास वगैरह का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है। ट्रैफिक के सिग्नल्स का टाइम कम ज्यादा किया जा सकता है, वो अपने आप, आजकल AI वगैरह आ रहा है तो अपने आप डिटेक्ट करके वो ट्रैफिक के हिसाब से समय दे देता है। सिग्नल कितना समय रोकना है, कितने जल्दी छोड़ना है, वो सब ट्रैफिक देख के ही खुद ब खुद डिसाइड करता है। देन आगे देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, जो टाइम शेयर करेगा, ठीक है, समय शेयर करेगा। समय शेयर करेगा मतलब एग्जैक्टली क्या? तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू हर एक प्रोसेस को एक लिमिटेड समय देगा, फिक्स समय देगा, उतने समय में उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर से बाकी प्रोसेस को समय देकर वापस उसी के पास आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक प्रोसेस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इनको नाम दे देता हूं 1 2 3 4।
ये चारों प्रोसेस है। प्रोसेस सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा हिस्सा जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो ये चार प्रोसेस बनी है। अब ये चार प्रोसेस मेमोरी के अंदर है। यहाँ पर एक एल्गोरिदम चलता है जिसको राउंड रॉबिन एल्गोरिदम कहा जाता है। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में ही राउंड रॉबिन नाम का एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको हम बोलते हैं। देन प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम था, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के अंदर जैसे मान लो सीपीयू जो है, सीपीयू चिप, प्रोसेसर, सीपीयू हार्डवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। देन प्रोसेस जो होता है वो सॉफ्टवेयर का छोटा सा हिस्सा होता है जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो अगर मान लो पहले ये प्रोसेस को सीपीयू के पास आया, इसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट किया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, समय हो गया खत्म, तो सेकंड वाला प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, बाद में थर्ड वाला करेगा, बाद में फोर्थ वाला करेगा, बाद में फिर से किसके पास आएगा, फर्स्ट वाले के पास में। अगर फर्स्ट वाले का काम दूसरे राउंड में पूरा हो जाता है तो इसको मेमोरी में से बाहर कर दिया जाएगा, इसके जगह पर एक नया प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का प्रोसेस आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर राउंड में चलते रहेगा काम, फिर आगे चलेगा, फिर से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है तो ठीक है, जो जिसका काम हो गया उसको मेमोरी में से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर काम चलेगा। जिस प्रोसेस का काम पूरा होता है उसको मेमोरी में से बाहर कर दो, उसकी जगह नई प्रोसेस आएगी, और जिसका काम होने का है, पूरा काम नहीं हुआ, जो प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसको अगले राउंड में सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से ये चलते जाता है। इसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन टाइम शेयरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम is allocated for the processing simultaneously. The time sharing operating system allows multiple programs to simultaneously share the computer resources. It provides scheduling to each process to be run on. मतलब यहाँ पर ये जो प्रोसेस बनी है ये कोई एक एप्लीकेशन की नहीं होगी, अलग अलग एप्लीकेशंस की प्रोसेस रहेगी। 4 ही प्रोसेस बनेगी क्या? 4 नहीं, लाखों बन सकती है। एट अ टाइम लाखों प्रोसेस मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर स्टोर की जा सकती है। याद रखना, प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने वाला है, जो सीपीयू के पास जो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो रैम आपकी 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, या तो सर्वर के अंदर और भी ज्यादा होती है, तो उतनी सारी प्रोसेसेस वहां पर रहने वाली है। अलग अलग एप्लीकेशन की प्रोसेस रैम के अंदर रहेगी। बाद में धीरे धीरे सीपीयू एक फिक्स समय देगा, हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। पहले राउंड में होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा राउंड, दूसरे में होता है तो ठीक है, नहीं तो तीसरा राउंड। इस तरह से राउंड रॉबिन नाम का एक एल्गोरिदम है, उसी के हिसाब से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो HOC-O3 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता था। देन बात करेंगे बैच प्रोसेसिंग की। बैच प्रोसेसिंग में होता यह है कि यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो ग्रुप में होता है। सीपीयू के पास एक काम आ गया, लेकिन सीपीयू बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो प्रोसेस बहुत छोटा है। सीपीयू क्या करेगा? वेट करेगा। जब बहुत सारी प्रोसेस आ जाएगी तब बहुत सारे प्रोसेस का ग्रुप बनाकर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर काम चलेगा। तो बैच प्रोसेसिंग नाम से ही पता चल रहा है, जब तक एक बैच नहीं बनता तब तक सीपीयू एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स को क्या किया जाएगा? उनका एक बैच बनाया जाएगा, फिर उस बैच को सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर दूसरा बैच बनेगा, उस बैच को प्रोसेस करेगा, तीसरा बैच बनेगा, उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। एक जैसे जो काम होते हैं उन सभी को एट अ टाइम एक बैच में ग्रुप करके सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। मान लो मैंने प्रिंट का कमांड दिया, प्रिंट का कमांड देने के बाद प्रिंटर की कुछ प्रोसेस बनी, ठीक है। बाद में फिर से कोई प्रिंट का कमांड दिया, उसकी कुछ प्रोसेस बनी। तो पहली बार जब प्रिंट का कमांड दिया तब कुछ प्रोसेसेस बनी थी, लेकिन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरी बार अगर मैंने कोई कमांड दिया प्रिंटर से रिलेटेड तो उसकी कुछ प्रोसेस बनेगी, और दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर जब सफिशिएंट जॉब्स सीपीयू के पास आ जाएंगे तब उसको एट अ टाइम एग्जीक्यूट करने का काम यहाँ पर सीपीयू करने वाला है, उसी को हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। तो इसको देख लो एक बार। इन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अ नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप। अलग अलग जो प्रोसेसेस है या तो जॉब्स है उनको एक साथ लाया जाता है और उनको एट अ टाइम एक समय पर सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। These operating system is responsible for scheduling the jobs according to priority and resources required. तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी
कम होगी उसको बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम मैंने आपको एग्जांपल बताया था। जैसे अगर मान लो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में 50 लोग लाइन में खड़े हैं नंबर लेकर, लेकिन 51 पेशेंट आ गया जिसको अगर ऑपरेट नहीं किया गया, जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसको डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट नहीं मिला, डॉक्टर का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला, तो उसका डेथ हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी वाले पेशेंट को पहले भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम में वही काम होगा, जिसका प्रायोरिटी हायर होगा उसको सीपीयू पहले एग्जीक्यूट करेगा। देन आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के पास में। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में क्या होता है कि अलग अलग लोकेशन के ऊपर अलग अलग कंप्यूटर्स रहेंगे, उनका डेटा भी डिफरेंट रहेगा। जब वो प्रोसेस करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि सब कंप्यूटर अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ वन एंटिटी, एक एंटिटी जैसा काम कर रहा है। भले ही अलग अलग लोकेशंस के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर्स मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, और ऐसा बिहेव होगा कि जैसे एक ही कंप्यूटर काम कर रहा है। काम तो अलग अलग लोकेशन पर हो रहा है, बट ऐसा वो काम का जो रिजल्ट रहेगा वो एक ही जगह पर शेयर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, इट मीन्स द डेटा कैन बी प्रोसेस एंड स्टोर्ड ऑन मल्टीपल लोकेशंस। प्रोसेस भी अलग अलग लोकेशन के ऊपर होगा और स्टोर भी अलग अलग लोकेशन के ऊपर होगा। इट यूजेस मल्टीपल कंट्रोल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन में काम होगा, अलग अलग जगह पर ही होगा, अलग अलग जगह पर ही डेटा को स्टोर किया जाएगा, प्रोसेसिंग भी डिफरेंट जगह पर होगा। अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अ ग्रुप of independent computers and makes them appear to be a single computer। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशन के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, उसको ये ऐसा बनाएगा कि वो सारा काम एक सिंगल कंप्यूटर ही कर रहा है ऐसा दिखाएगा, या तो फिर वैसा बिहेव कराएगा। ठीक है, देन आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको हम कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। छोटे डिवाइस के अंदर छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे खास करके स्मार्टफोन्स, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टैबलेट्स के अंदर होता है, फैबलेट्स के अंदर होता है, डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल मोबाइल डिवाइस होते हैं अलग अलग, उनके अंदर होता है। जीपीएस वगैरह सुनोगा आपने, वो एक डिजिटल मोबाइल डिवाइस है। तो टाइप्स की बात करेंगे तो एंड्रॉइड है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन 40, सिम्बियन 60 नोकिया के द्वारा लाया गया था। iOS हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ब्लैकबेरी कंपनी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती थी। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैमसंग की बात करेंगे तो सैमसंग कंपनी ने एक जमाने में जब नए नए फोन्स आए थे, टच स्क्रीन वाले फोन, उस समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था बड़ा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन में बड़ा दे देता, बाकी कुछ भी नाम दे देते अलग से अलग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, तो ऑप्शन में ये था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते कभी कभार, तो थोड़ा बहुत जनरल भी आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसमें से भी आपको एक आध दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। देन बात करते हैं कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में विंडोज को बहुत ज्यादा प्रीफर किया जाता है। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एमएस डॉस लाया था, जो कि CUI था, कमांड यूजर इंटरफेस था, इसके अंदर कमांड देना पड़ता था हर काम के लिए। देन विंडोज 2.0, विंडोज NT, देन विंडोज 1.0 उसके पहले आया था, 1.0 के बाद में 2.0 लाया, फिर 3.0, फिर NT मतलब न्यू टेक्नोलॉजी होता है, याद रखना, ये नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद में विंडोज 98 आया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। विंडोज 2000 आया, जो कि एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज मी आया, मिलेनियम एडिशन जिसको कहा जाता है। बाद में विंडोज XP, जिसको एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। XP के बाद में विंडोज विस्टा आया, विंडोज विस्टा के बाद में विंडोज 7, विंडोज 7 के बाद में विंडोज 8, विंडोज 8 के बाद में विंडोज 10, और लेटेस्ट में चल रहा है विंडोज 11। ये सारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा मार्केट में लाई गई थी, और बिल गेट्स इसके संस्थापक थे। बिल गेट्स के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था। विंडोज 95 आने के बाद में मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर काफी ज्यादा बढ़ गए थे, और सबसे अमीर इंसानों में बिल गेट्स का भी नाम उस समय आता था। देन आगे बढ़ते हैं, एप्पल की बात करेंगे। स्टीव जॉब्स के द्वारा एप्पल कंपनी जो थी ये बनाई गई थी। तो मैक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने लाया। तो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाए उसमें चीता, पुमा, जैगर, पैंथर, टाइगर, माउंटेन लायन, योसेमाइट, देन उसके बाद में E1 कैपिटन, OS X, EL कैपिटन, सिएरा, हाई सिएरा,
मोजावे और कैटालिना, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मैक के द्वारा, एप्पल के द्वारा लाए गए थे। इसमें अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको दिख रही है, इसमें जो कैट की प्रजातियां है वो आपको दिख जाएगी, जैसे चीता, पूमा, ये सब क्या है, कैट की प्रजातियां ही तो है, ठीक है। तो उनके नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने लाया था। आफ्टर दैट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। लास्ट वाला जो अपना सेशन हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें मैंने ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया था। कंपनी की बात करते हैं तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई कंपनी है नहीं। लिनक्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, मैक जो था वो एप्पल का था, तो यहाँ पर कोई कंपनी का नाम नहीं है। लिनक्स खुद एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, उसने नाम भी लिनक्स दिया है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्री फॉर ऑल है, इसके लिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोड वगैरह भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर नाम देखेंगे तो सेंटोस, जेंटू, स्लैकवेयर, पीसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स मिंट, देन मैंड्रिवा, डेबियन, देन ओपनस्यूज, फेडोरा, उबुंटू, देन फेडोरा तो हो गया था, देन उसके बाद में जोरिन ओएस, पॉप ओएस और लिनक्स मिंट। इस तरह के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको दिख जाएंगे। एक आध नाम पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो फिर इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस तरह से आपको पूछा जाता है। या तो फिर नाम दे देता है और बोलता है कि ये है क्या, ऑप्शन में देता है कि यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह से ऑप्शन देता है, ठीक है। तो नाम थोड़े बहुत आपको याद रखने पड़ेंगे। आफ्टर दैट बात करते हैं गूगल कंपनी की। गूगल ने एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम लाया था। उसमें सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसको अल्फा कहा गया। अल्फा के बाद में दूसरा वर्जन आया जिसको बीटा कहा जाता है। अल्फा वर्जन सबसे पहला वर्जन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, बाद में बीटा वर्जन आता है। बीटा वर्जन लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोग उसको यूज करते हैं और उसके फ्लॉज बताते हैं, उसको बीटा वर्जन बोलते हैं। बाद में कपकेक से पॉपुलर होना शुरू हुआ। कपकेक के बाद में डोनट, डोनट के बाद में इक्लेयर्स, इक्लेयर्स के बाद में फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो और पाई। इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉइड की दिख जाएगी। खासियत अगर आप देखोगे तो अल्फाबेटिकल वाइज आपको दिखेगा। सी, डी, ई से इक्लेयर्स, एफ से फ्रोयो, जी से जिंजर ब्रेड, एच से हनीकॉम, आई से आइसक्रीम सैंडविच, जे से जेली बीन, के से किटकैट, एल से लॉलीपॉप, एल से मार्शमेलो, एन से नोगट, ओ से ओरियो, पी से पाई, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के द्वारा लाई गई थी। खासियत यही थी कि ये सारे नाम जो है वो स्वीट्स के नाम है, ठीक है, स्वीट्स, इसके नाम आपको दिखेंगे और साथ साथ में अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको सारे नाम दिख जाएंगे। जो भी अपडेटेड वर्जन आएगा वो अगले वाले लेटर से शुरू होगा। तो पी के बाद कौन कौन सा है, तो देखो ये लेटेस्ट वाली है, एंड्रॉइड 10 आया था जिसको क्वीन स्टार्ट कहा गया। उसके बाद में रेड वेलवेट केक आया था, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 आपको दिखेगा स्नोकॉन। उसके बाद में एंड्रॉइड 12L दिखेगा, स्नोकॉन वर्जन सेकंड। देन एंड्रॉइड 13 आया जिसको नाम दिया तिरामिसू। देन उसके बाद में एंड्रॉइड 14 आया अपसाइड डाउन केक, और लास्ट में एंड्रॉइड 15 वेनिला आइसक्रीम। इस तरह की लेटेस्ट वाली ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड की मार्केट में चल रही है, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों के फोन के अंदर इनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होगा। देन तो ये सारे टाइप्स हमने कवर किए। इसको एक व्यू में अगर हम देखेंगे तो ये दिखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा सिस्टम शुरू तक नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके टाइप में हमने देखा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हमने स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा था। मल्टी यूजर, एक से ज्यादा लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं जैसे लिनक्स और यूनिक्स। मल्टी यूजर में क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ यूजर्स एट अ टाइम किसी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। मल्टी यूजर मैं एक बार दिखा देता हूँ। मल्टी यूजर मतलब एक से ज्यादा यूजर इसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर लिनक्स और यूनिक्स, जैसे यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको नियर अबाउट हजारों लोग एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। नियर अबाउट 65,000 लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल एक समय पर कर सकते हैं। वो डिपेंड भी करेगा सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो मल्टी यूजर है, एक से ज्यादा यूजर इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ टाइम यूज कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, प्रीएम्प्टिव और कोऑपरेटिव, ऐसे इसके दो टाइप पड़ते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक चिप के अंदर, रोम चिप के अंदर होता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल जॉब्स को
बैच मल्टीपल जॉब्स को कलेक्ट करके एक बैच बनता है, उस बैच को प्रोसेस किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड एक जगह पर काम नहीं होता है, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर मल्टीपल काम होते हैं। और बाद में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे सब काम एक ही जगह हो रहा है। देन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कैरी कर सकते हैं। उसके बाद में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के बारे में इसमें हमने देखा था। और सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम या तो फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम की है। इनमें से क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम समय एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा ये टाइप है, बस इसके टाइप्स याद रखना, 2-3 बार इसको देख लेना या तो फिर इसका PDF पढ़ लेना, तो आपको इसके सारे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगा। सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर का एक पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने सॉफ्टवेयर, उसके टाइप्स, देन उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर हम कवर करेंगे। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, वो भी हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर में ही। ठीक है, तो ये पूरा एक ग्रुप रहेगा। पहला जो ग्रुप था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के बाद में आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, देन उसके बाद में इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ये जो ग्रुप था, ये पहला वाला ग्रुप हार्डवेयर का ग्रुप इसको हम बोल सकते हैं। लास्ट वाला ग्रुप जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा नेटवर्क का ग्रुप, जिसमें वायरस, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजीज, साथ साथ में जो लेयर्स होते हैं नेटवर्क के वो सब हम पढ़ने वाले हैं। इवन बाकी जो थ्रेड्स होते हैं सिक्योरिटी के वो भी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।